फिर स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। और क्लास में आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा बोरिंग कहा जाता है चैप्टर, लेकिन हम होने नहीं देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लर्निंग चैप्टर है, यानी कि ऐसा चैप्टर जिसको लर्न करा जाए वो वाला ये चैप्टर है। इसको प्यार से स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स कहते हैं, इन शॉर्ट एनिमल टिश्यू कहते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में हो गए, सर अभी तो ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रही थी, आप एकदम से एनिमल टिश्यू पर क्यों आ गए हो? तो बेटा मैं इसलिए आ गया था कि एक्चुअली आपके जो टर्म फर्स्ट में ये वाला पोर्शन आने वाला है, तो मैंने कहा चलो आपको एनिमल टिश्यू पहले पढ़ा दें और इससे कुछ चीजें लिंक भी हो जाएगी आपकी, जो आपने एल्वेलाई वगैरह पढ़ा, ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस वगैरह पढ़ा, तो वहां से हम लोग लिंकेज कर देंगे, लिंक करके आपको चीजें समझाएंगे। तो आइए, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स या फिर इन शॉर्ट इसे एनिमल टिश्यू के नाम से जाना जाता है, चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। एनिमल टिश्यू की जब कभी मैंने बात करी है तो ये बताओ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टिश्यू? टिश्यू किसे कहते हैं आप बता सकते हो मुझे बेटा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टिश्यू? एनीवन? कोई बच्चा बता सकता है टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। कि जब अगर हम लोग पढ़ते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि टिश्यू क्या होता है, तो सिंपल सी बात है सर, बचपन से ये पढ़ता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहा जाता है। अच्छा, सिमिलर सेल्स या डिसिमिलर सेल? सर सिमिलर। अगर सिमिलर सेल होगा तो सिंपल टिश्यू बनेगा और डिसिमिलर सेल होगा तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनेगा। तो ये सिमिलर और डिसिमिलर दोनों सेल्स के ग्रुप को हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो इन शॉर्ट इसलिए हम लोगों ने नाम कर दिया ग्रुप ऑफ सेल्स इज नेम्ड एज द टिश्यू। एंड स्टडी ऑफ टिश्यू यानी कि टिश्यू की पढ़ाई करने को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू इज नेम्ड एज हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज नेम्ड एज व्हाट? स्टडी ऑफ टिश्यू इज नेम्ड एज हिस्टोलॉजी। क्लियर? जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल और केवल सिंगल सेल पाई जाती है, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं? उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज्यादा सेल पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग मल्टी सेल्युलर कहते हैं। So there are the two types of organism. One is named as unicellular, another is named as multicellular. यूनिसेल्युलर का मतलब क्या होता है? यूनिसेल्युलर का मतलब होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर केवल एक ही सेल है जो डाइजेशन भी करेगी, यही सेल रेस्पिरेशन भी करेगी, यही सेल एक्सक्रीशन भी करेगी, यही सेल और भी डिफरेंट फंक्शन भी करेगी, यानी कि सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द बॉडी फंक्शन। then it is named as what? Then it is named as unicellular organism. मल्टी का मतलब क्या होता है? कि एक ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज्यादा सेल्स हो और वो सेल्स आपस में कंप्रोमाइज होकर क्या बना दे? आपस में कंप्रोमाइज होकर टिश्यू बना दे और एक पर्टिकुलर फंक्शन करे। तो ऐसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग मल्टी सेल्युलर कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज यूनिसेल्युलर, अनदर इज मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, मल्टी सेल्युलर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई होगी सबको? यहां तक किसी को कोई दिक्कत बच्चा? तो जब हम लोग एनिमल टिश्यू की बात करते हैं, यानी कि ऐसा टिश्यू जो एनिमल्स पे पाया जाता है, वो कितने टाइप के होते हैं? दीज आर ऑफ फोर टाइप्स। द फर्स्ट वन, जो आपके सबसे ऊपर पाया जाता है, जो आपके स्किन के इधर मिलता है, उस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं क्या? एपिथेलियम। एपी का मतलब होता है अपॉन, थीलियल का मतलब होता है ग्रुप। किसी भी सब्सटेंस के ऊपर अगर कोई टिश्यू पाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। द दूसरा सबसे फेमस, जियो के नेटवर्क से जानने जाने वाला, यानी कि दूर दूर तक कनेक्शन करता है, सबसे अबेंडेंट है, बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है, दैट इज नेम्ड एज व्हाट? इट इज नेम्ड एज कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि दूसरों को कनेक्ट करने का काम करता है, उसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा, नॉट लेस देन बाबा रामदेव स्पेशलाइज्ड, यानी कि ऐसा जो बाबा रामदेव में बहुत स्पेशलाइज्ड है, क्यों? क्योंकि उनकी मसल्स बहुत फ्लेक्सिबल है, इसलिए इसे मस्कुलर टिश्यू के नाम से जाना जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फटाफट सिग्नल भेजता है, सबसे तेज स्पीड है इसकी, इसलिए इसे नर्वस टिश्यू के नाम से जानते हैं। क्लियर यहाँ तक? यानी कि हमें चार टाइप के टिश्यू पढ़ने हैं, बोलो बच्चा। पहला एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर, चौथा नर्वस, और खत्म, झकास। एपिथेलियल टिश्यू जब हम लोग पढ़ने जाएंगे तो आपको बताएंगे कि एपिथेलियल टिश्यू भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं आगे। चलो आओ बढ़ो आगे, हम बताएंगे। रहा एनिमल टिश्यू, डालो हेडिंग और लिखना चालू करो। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स
हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन। ध्यान रखना ये ग्रुप ऑफ वो सेल्स है जो एक जैसे फंक्शन करता है। इसका मतलब नहीं है कि ग्रुप ऑफ सेल है तो डिफरेंट फंक्शन करे। ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म्स द सिमिलर एंड द स्पेसिफिक फंक्शन एंड द ओरिजिन इज आल्सो स्पेसिफिक। इसे हम लोग टिश्यू कहते हैं। टिश्यू चार टाइप के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और द न्यूरल टिश्यू। क्लियर? कॉपी करो इसको और जैसे हो जाए तो बोलो डन। हाँ भैया टेस्ट की तैयारी चालू कर दी है ना? Yes, पेपर sir. बनने वाला है, बहुत जल्दी है ना? तो अच्छा जाना चाहिए। अगर नंबर कम आए ना तो देखना फिर। ये कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं? बायोलॉजी में तो मेरे हिसाब से केवल जूलॉजी आ रही है इस बार तो आपके, और जूलॉजी में आपके चैप्टर्स आ रहे हैं। मैंने अभी ज्यादा चैप्टर नहीं दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले एक बार क्लियर हो जाए कि आप कैसा टेस्ट दे पा रहे हो। तो हमने चैप्टर डाले हैं। आपका पहला चैप्टर जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, और दूसरा चैप्टर जिसका नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओनली 2 चैप्टर फ्रॉम द जूलॉजी। तो सर फिजिक्स केमिस्ट्री से? बेटा वो मैं पढ़ाता नहीं तो मैं बता नहीं सकता। सर वो तो टीचर्स भी नहीं बताए अब तक। वो सर टीचर कब है टेस्ट? यस सर, अभी आप ही बस बताए हो अभी तक। यस सर। मुझे नंबर चाहिए ना, इसलिए मुझे चाहिए सब ऐसा क्या बच्चों के सर? अच्छे नंबर आने चाहिए, इसलिए आप बताया। गारंटी ले रहे हो क्या सर डॉक्टर बनने का? क्या डॉक्टर बनने का? बेटा गारंटी मैं ले लूंगा अगर एक बार मैं तुम्हारा टेस्ट का रिजल्ट देख लूं और देख लूं कि तुम कितना पढ़ते हो। अगर मेहनत करते हैं ना यस तो हम सर। लोग सबकी गारंटी ले सकते हैं। हम मेहनत करा रहे हैं, हमारी मेहनत में कम हो तो नहीं ले। हम इतने ईमानदारी से करा सकते हैं, तो आप गारंटी लो कि हाँ सर हम बन के दिखाएंगे। यू हैव टू टेक अ सर चैलेंज। करेंगे। लेट्स सी। ओके, हम चाहते यही है। आई वांट एवरीवन टू बी द डॉक्टर। हाँ जी बच्चों बोलो। बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। बेटा आवाज कट के आ रही है, नेटवर्क इशू है आपके उधर, या तो चैट बॉक्स में टाइप कर दो। सर वो बोल रही है व्हाट अबाउट न्यू स्टूडेंट्स। व्हाट अबाउट न्यू स्टूडेंट्स? ओके बेटा, न्यू स्टूडेंट आप है ना केवल टेस्ट में एक बार अप्लाई जरूर कर देना, छोड़ना मत, ताकि आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन और टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जो आपका बचा हुआ पोर्शन है वो बाद में हम सर लोग। इसी संडे डालोगे? टेस्ट आपको डेट अनाउंस हो जाएगी बेटा जल्द। सर ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव 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 है ना? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप का होता है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल का मतलब सिंगल लेयर, और कंपाउंड का मतलब क्या? कंपाउंड का मतलब होता है मल्टी लेयर, यानी कि एक से ज्यादा लेयर का बना है तो वो कहलाता है कंपाउंड, और अगर एक ही लेयर का बना हुआ है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिंपल टिश्यू कहलाता है। क्लियर? तो एक हो गया सिंपल और एक हो गया क्या? एक हो गया कंपाउंड। सिंपल की बात करें, इसमें पहले लिखना चालू करो फिर मैं बताता हूँ सिंपल में और क्या टाइप होता है। पहले लिखो फिर बताता हूँ। तो हमने बताया आपको कि सिंपल हम लोग किसे बोलते हैं। बेटा नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा टिश्यू जो सिंपल हो सकता है उसे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऐसा टिश्यू जो सिंगल लेयर का बना हो, जिसमें मल्टीपल लेयर्स नहीं हो, उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम। कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये हमारी बॉडी कैविटीज में, डक्ट्स में और ट्यूब्स को लाइन करता है। अगर सिंपल की बात करें बेटा तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्या करा? सिंपल टिश्यू को भी डिवाइड कर दिया। यानी कि जब हमने बात करी सिंपल एपिथेलियम की, तो सिंपल एपिथेलियम को क्या करा? स्ट्रक्चर के बेसिस पर, इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसको फिर डिवाइड कर दिया। ऐसे सेल्स जो नॉर्मली रेगुलर फ्लैट शेप के सेल्स हो रहे थे, तो उसका नाम क्या पड़ गया? स्क्वायर शेप के थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया स्क्वामस एपिथेलियम। ऑन द बेसिस ऑफ शेप इट इज नेम्ड एज व्हाट? इट इज नेम्ड एज स्क्वामस एपिथेलियम। दूसरे सेल्स जो क्यूबॉइडल या फिर क्यूबिकल शेप के सेल्स हो रहे थे, तो इसलिए इस सेल्स का नाम क्या पड़ गया? इस टिश्यू का नाम क्या पड़ गया? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल। इसका नाम क्या पड़ गया? क्यूबॉइडल एपिथेलियम।
तीसरा एपिथेलियम जिसकी सेल्स कॉलम लाइक थी, लंबे लंबे सिलेंडर जैसे थे ये, तो सिलेंडर लाइक थी, Columnar. cylindrical थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया कॉलमनार। लेकिन इसकी खासियत क्या थी कि इसके जो न्यूक्लियस थे वो बेसिस में पाए जाने लगे, तो इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया कॉलमनार एपिथेलियम, दैट इट इज फाउंड ऑन द बेसिस। तो अगर हमने बताया तो इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, द स्क्वामस एपिथेलियम, द क्यूबॉइडल एपिथेलियम, द कॉलमनार एपिथेलियम। क्लियर? अब सबसे पहली बात करो, जब मैंने आपको एल्वियोलाई पढ़ाया था बच्चा, जब मैंने आपको ये बताया था कि एल्वियोलाई, याद करो ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मैंने आपको डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बताई थी। फटाफट बताओ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या था, जल्दी से बताना। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई थी, फटाफट बताओ, बताओ बच्चा। नहीं आता तो नो बोलना, लेकिन पहले बताओ क्या होता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। यस कलर्श, सारा, अनीश, अलीशा, आंसर दो। Sir, can you repeat? व्हाट इज डिफ्यूजन मेम्ब्रेन? आई हैव टॉट यू इन द ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या होता है। Sir, endothelium, basement membrane, and squamous बिल्कुल epithelium. सही बेटा, जिसको नहीं याद है एक बार वापस इधर रिपीट कर ले, अगर याद नहीं है तो रिकॉल करे, इसलिए कहते हैं बेटा रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। याद करो, मैंने जब आपको वहां पढ़ाया था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, तो मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजन होने के लिए हमारे पास डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होनी पड़ती है, ऐसा एक डायग्राम था। और मैंने उसमें बताया था कि स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, बीच में जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये कैपिलरी की एंडोथीलियम, तो एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी या फिर कैपिलरी कर दो, इन तीनों को मिलाकर स्क्वायमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, इन तीनों को मिलाकर हम लोगों ने डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहा था। और कहा था इसकी जो चौड़ाई है वो 1 मिलीमीटर से भी कम है। यस और नो, बताया था नहीं बताया था? तो वहीं मैंने वर्ड यूज कर लिया था स्क्वायमस एपिथेलियम। याद करना, अभी बहुत सारी जगह ऐसी चीज आएगी जो हमने वर्ड यूज करे हुए थे। तो यानी कि अब आपको याद रखना पड़ेगा कि स्क्वायमस एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है। इट इज फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, इट इज फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, इट इज फाउंड इन द एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई में इसका काम क्या होगा बेटा, एल्वियोलाई में इसका काम डिफ्यूजन का होगा। सो फंक्शन इज व्हाट, इट्स प्राइमरी फंक्शन इज डिफ्यूजन, and it is a thin layer flattened with irregular boundaries found in the wall of blood vessels and lung alveoli. Function is of diffusion. Any doubt till here? Then you may ask. बेटा समझ में आई बात, यस और नो? हाँ के ना? यस सर। यस सर। आगे बात बेटा, रचित, प्रीतम, जो न्यू स्टूडेंट थे बेटा, बात समझ में आ रही है, यस और नो? बेटा जो न्यू स्टूडेंट था उसको समझ में आ रही है बेटा, रिप्लाई करो यस और नो। आकांक्षा, बुलबुल, गायत्री, यू हैव टू रिप्लाई कि हाँ सर समझ में आ रही है या डाउट है। चलो इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड एपिथेलियम पर, यानी कि स्क्वायमस एपिथेलियम की अगली जो आएगी दैट इज नेम्ड एज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। पहले से कॉपी करो, डायग्राम नहीं उतारना है, केवल ये पॉइंट्स उतार दो, 3 पॉइंट्स। हो गया? बढ़िया आगे? सर जहाँ जहाँ पे डिफ्यूजन होगा वहाँ पे ये स्क्वामस एपिथेलियम। हाँ, जहाँ डिफ्यूजन होगा मोस्टली, हम ये नहीं कहेंगे कि 100%, लेकिन हाँ मोस्टली वहां पर ये स्क्वायमस एपिथेलियम मोस्टली।
ऐसे तो और भी एपिथेलियम होगी, लेकिन मोस्टली बोला है हमने, क्योंकि स्क्वैमस एपिथेलियम का एक काम है डिफ्यूजन। चलो सेकेंड एपिथेलियम पर आते हैं, जिसका नाम है क्यूबॉइडल या क्यूबिकल एपिथेलियम। एज आई हैव टोल्ड यू दैट इट सेल्स इज व्हाट इट सेल्स इज अ क्यूबिकल सेल्स। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। कहाँ कहाँ मिलेगी? इट इज फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। याद करो ग्लैंड्स का काम क्या होता है? ग्लैंड्स का काम होता है सिक्रीशन। तो जहां सिक्रीशन हो रहा है डक्ट्स में, वहां कौन सी होगी? क्यूबिकल एपिथेलियम। एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, याद करो, पीसीटी, हमने पढ़ा था डीसीटी, हमने आपको बताया था इट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, पीसीटी इट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो इट इज फाउंड इन वेयर? इट इज फाउंड इन द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्ब करती है और सिक्रीट करती है। epithelium of PCT is lined having the microvilli। मैंने बोला था पीसीटी के पास माइक्रोविलाई भी होता है, क्यों? और वहां माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसलिए ज्यादा एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। ये है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। उसको कॉपी कर दो, और यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछो। Next, the third one is named as what? The third one is named as the cuboidal epithelium. Sorry, columnar epithelium. Columnar epithelium, the cells are the tall and the nuclei are located at the bases. Pre-surface have microvilli and it is found where? It is found in the lining of stomach and intestine. ये हमारे स्टोमक और इंटेस्टाइन में आती है, और इसका भी काम सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन है। दैट इज नेम्ड एज कॉलमनर एपिथेलियम। अब इस कॉलमनर एपिथेलियम की कुछ अच्छा ही बताऊंगा, पहले इधर तक लिखो, फिर बताता हूँ कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में। Okay, Alicia, look at this slide, cuboidal epithelium. And it is columnar epithelium. Done? करूँ आगे बेटा? चलो, अब एक बात बता रहा था मैं कि कॉलमनर एपिथेलियम में एग्जैक्टली होता क्या है, देखो। जब हमने बात करी कॉलमनर एपिथेलियम की बेटा, तो कॉलमनर एपिथेलियम कई बार मॉडिफाई हो जाती है। मॉडिफाई कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम कई बार मॉडिफाई होकर उनके ऊपर सीले आ जाते हैं। देन दे बिकम व्हाट? दे बिकम द सीलिएटेड एपिथेलियम। अगर कॉलमनर के ऊपर आ गया तो वो क्या बन गया? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। अगर क्यूबॉइडल के ऊपर आ गया तो क्या बन गया? सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्लियर? तो अगर उनके ऊपर सीलिया आ जाता है तो ये क्या बन जाते हैं? सीलिएटेड बन जाते हैं। और सीलिएटेड कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं ब्रोंकियोल्स में, हमारे अंदर जो ब्रोंकियोल्स है उसमें, जो कि म्यूकस का मूवमेंट शो करते हैं।
और दूसरा फेलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो फेलोपियन ट्यूब है वहां ओवम का मूवमेंट शो करते हैं, तो वो सीलिया का काम होता है। क्लियर? और कई बार यही टिश्यू यानी कि ये कॉलमनर एपिथेलियम मॉडिफाई हो जाते हैं, किस में? ग्लैंड सिक्रीशन में मॉडिफाई हो जाते हैं, तो ये कहलाते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या कहलाने लग जाते हैं? ग्लैंडुलर। क्यों? क्योंकि ये ग्लैंड्स बन जाते हैं। क्लियर? तो इसको यहाँ तक उतारो कि सीलेटेड एपिथेलियम यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट? Modification of cilia on the free surface when present on the inner surface of hollow organs like the bronchioles, fallopian tube, etc. फंक्शन क्या होता है इसका? फंक्शन होता है पार्टिकल का मूवमेंट करना, म्यूकस का मूवमेंट करना इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। इट इज नेम्ड एज द सीलिएटेड एपिथेलियम। क्लियर? कॉपी डाउन दैट एपिथेलियम। हो गया सीलिएटेड एपिथेलियम। आगे बढ़े। तो यानी कि सीलिएटेड एपिथेलियम का केवल इतना सा मतलब था कि यानी कि इसके ऊपर सीलिया, अ फ्री मूविंग सरफेस पर इसके क्या आ गए? सीलिया आ गए। ऐसे सीलिया आ गए जिसके कारण मूवमेंट अच्छा बन गया, दैट इज नेम्ड एज सीलिएटेड एपिथेलियम। एसेंस ऑफ द बायोसिलेटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। बेटा एक्चुअली क्या होता है, वहां स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता। एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने कि सर हमारे नजल चैम्बर में जो पाए जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या? सीलिएटेड। देखो सीलिया तो पाया जाता है वहां, लेकिन वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड क्यों बोला जाता है? कि बेटा उसकी स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है एक के ऊपर एक लेयर आना। तो वो होते तो सिंगल लेयर है, वो होते तो सिंगल लेयर, लेकिन आपने कभी कोई चीज देखी हो जो होती तो सिंगल लेयर है लेकिन इस टाइप से अरेंज होती है कि वो ऐसा लगता है आपको कि मल्टी लेयर। अब आप इसको देखोगे ना कि है तो सिंगल लेयर, लेकिन जब इसे ऊपर से देखते हैं हम लोग, तो ऊपर से देखने पर इसमें स्ट्रेशन दिखता है, स्ट्रेटिफाइड दिखती है, इसलिए कि अपेरेंस के तौर पर ये मल्टी लेयर्ड होगी लेकिन होती है सिंगल लेयर्ड है, इसलिए उसे बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसलिए बेटा कलश बोला जाता है कि नेसल चैम्बर इट इज लाइंड बाय सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। क्लियर? क्योंकि उसकी सेल्स कॉलमनर हो। तो मॉडिफिकेशन में लिख दिया ग्लैंडुलर सेल्स के बारे में। आगे बढ़े। नाउ Yes, मॉडिफिकेशन sir. ग्लैंडुलर सेल्स का जब हम लोग बात करते हैं, तो हम जब ग्लैंड्स की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एक तो कहलाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक कहलाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सो का मतलब होता है ऐसा ग्लैंड जिसके पास डक्ट पाई जाती है जो एंजाइमेटिक सिक्रीशन करता है, उसे बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन यानी कि ऐसा ग्लैंड जिसे डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है, जिसके पास जिसका सिक्रीशन क्या होता है? हार्मोनल सिक्रीशन होता है जो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट करता है, उसे बोलते हैं एंडोक्राइन। तो बेस्ड ऑन द मोड ऑफ pouring their secretion the glands become two type, one is exocrine, another is endocrine। कॉपी करो बेटा। exocrine यानी कि these release their secretion through the duct named as tubes। exocrine gland secretes the mucus, saliva, earwax, oil, milk, digestive enzyme, etc।
Endocrine have no duct, they produces what? They produces the hormone directly into the blood. कॉपी करो इसको फिर आगे बढ़ो. Done, sir. Okay. चलिए. Now coming to the next epithelium, which is named as compound epithelium. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल एपिथेलियम थी वो किसी सेल की बनी थी. When we have talked about the simple epithelium, तो सिंपल एपिथेलियम यानी कि वो कितनी लेयर की थी? वो सिंगल लेयर की होती थी. सिंगल लेयर में हमने बता दिया आपको 3 टाइप की होती थी. एक का नाम पड़ गया स्क्वैमस, एक का नाम पड़ गया क्यूबॉइडल, एक का नाम पड़ गया कॉलमनर एपिथेलियम. मैंने बता दिया स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है. स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाती है एल्वियोलाई में. इसका काम क्या हो गया? इसका काम हो गया डिफ्यूजन का. क्लियर. क्यूबॉइडल एपिथेलियम मैंने बोल दिया क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपके पीसीटी वाले पार्ट में पाया जाएगा. यानी कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कहाँ पाया जाता था और इसका काम क्या था? नेफ्रॉन के अंदर पाया जाता है, यानी डक्ट्स ट्यूब्स में पाया जाता था. क्यूबॉइडल एपिथेलियम ट्यूब्स ऑफ पीसीटी हो गया या फिर ग्लैंडुलर ग्लैंड्स में पाया जाता था, ग्लैंड की ट्यूब्स में पाया जाता था. तो इसका काम क्या हो गया? इसका काम हो गया एक तो सिक्रीशन करना और दूसरा काम इसका क्या हो गया? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम हो गया. तीसरा मैंने बोला आपको कॉलमनर एपिथेलियम. कॉलमनर एपिथेलियम की बात करी तो ये कहाँ पाया जाता है? ये कॉलमनर एपिथेलियम पाया जाता है हमारे स्टोमक में और इंटेस्टाइन में. स्टोमक और इंटेस्टाइन में. तो इसका भी काम क्या हो गया था? इसका काम भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन हो गया था. याद हो जाएगा सबको यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? यस और नो? क्लियर है? यस सर. Yes, सर. आगे बढ़ते हैं. नाउ ये तो सिंपल की बात हो गई. अब जब मल्टी लेयर्ड हो गया यानी कि एक से ज्यादा लेयर्स होगी, नाउ इट बिकम्स व्हाट? नाउ इट बिकम्स द कंपाउंड एपिथेलियम. तो कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब क्या होता है? मोर देन वन लेयर. एक से ज्यादा लेयर होगी यानी कि बहुत सारी लेयर्स होगी उसके अंदर. नाउ इट इज नेम्ड एज व्हाट? इट इज नेम्ड एज कंपाउंड एपिथेलियम. लुक एट हियर. कंपाउंड एपिथेलियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? इट इज कंपोज्ड ऑफ मल्टी लेयर, लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. क्यों? इसका रोल सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में नहीं है. क्यों? ये एक से ज्यादा लेयर है, 1 2 3 ऐसे लेयर्स है. तो ऐसे लेयर है तो इसका काम सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन तो हो नहीं सकता. तो इसका काम होता है, बहुत कम होता है सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, लेकिन इसका मोस्टली काम क्या हो जाएगा? मोस्टली काम होगा इसका प्रोटेक्शन. किसी भी केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन करने का काम करेगा कौन? ये. कहाँ कहाँ पाया जाता है? ड्राई सरफेस ऑफ स्किन पर, बकल कैविटी में, फेरिंग्स में, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में, पेनक्रेट डक्ट्स में. जहां इसे प्रोटेक्शन करनी है वहां पाया जाए. क्लियर? आगे बात समझ में? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो कॉपी करो और हो जाए तो बताओ यस सर. फिर आगे बढ़ो.